जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पैट का एग्ज़ाम है, जो UP+SC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित हो चुका है। काफ़ी दिन पहले उसकी डेट भी आ चुकी थी। तो उसमें इतना कम समय बचा है कि अब आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले ही पता होंगी। यदि नहीं पता है तो मेरे चैनल पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से ये कोर्स कराया जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अंतिम 30-35 दिन बचे हैं, इन्हीं 30-35 दिनों में मैं आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँ, केवल जीएस का। इसमें मैथ इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं आपको ग्राफ वगैरह करा दूँ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएस और हिंदी में आपको अच्छे से करा दूंगा, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला जो मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पहला ही टॉपिक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है कि ये चीजें पता हो कि सिलेबस में हो दिया क्या गया है, और आप स्कोर भी तभी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि UP+SC जो है वो एग्जाम बनाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब भी उसका अपना सिलेबस होता है तो उसी में कुछ ना कुछ बना के वो एग्जाम के अंदर रखती है। यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे। ज्यादातर जीएस वगैरह पर ध्यान दिया जाता है, तो उसमें अर्थव्यवस्था बहुत कम पढ़ाई जाती है या बच्चे स्किप कर देते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, 5 नंबर का है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या पढ़ना है आपने, यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए हैं। नंबर 1 टॉपिक तो दिया गया है अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक की। इसमें ये 5 टॉपिक हैं, जिसमें योजना आयोग दिया गया है, पंचवर्षीय योजना दी गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास दिया गया है, हरित क्रांति है, दुग्ध क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताया गया है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 5 टॉपिक हैं, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें नहीं। हालांकि एक वीडियो में भी क्लियर हो सकते थे। दूसरा टॉपिक दिया गया है 1991 के आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ये भी कोई खास नहीं है, इसके अंदर योजनाएं वगैरह ही पूछी जाएंगी। या 1991 का आर्थिक सुधार जो होता है, जब आर्थिक मंदी थी भारत के ऊपर, तो वो वाली चीजें पूछी जाएंगी, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तीसरा है यहाँ पर 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार। ये देखिए, एक तो जीएसटी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनकी सभी की बात करें तो ये सब कहीं ना कहीं योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं आर्थिक सुधार के लिए या कृषि के लिए, तो वो सब चीजें हैं, और ज्यादा इसमें आपको कुछ उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, आज की वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजनाएं करा दूंगा, और उसके बाद आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, और ये तीनों 2 टॉपिक एक साथ करा दूंगा, और उसके बाद बचेगा आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बहुत कम समय में कराने की कोशिश करूंगा, और उतना ही कराऊंगा जितना आपके पैट में पूछा जा सकता है। तो अंतिम 30 दिनों में आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा फंडा केवल यही है कि आप बहुत अच्छे से सिलेबस को देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास की बात करेंगे जब हम, तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, दीर्घकालिक योजनाएं क्या होती हैं, ये ध्यान रखना है। जो 15 से 20 वर्षों के लिए लागू की जाती हैं, जिसमें क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन किया जाता है, वही दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं जो लंबे समय के लिए लाई जाती है। विजन 2020 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कब जारी किया गया था, तो एक पुस्तक थी जिसके अंदर कुल पेजों की संख्या 97 थी, और ये 20 वर्षों के लिए यानी 2 दशकों के लिए स्टार्ट किया गया था। विजन 2020 23 जनवरी 2003 को स्टार्ट हुआ था, श्यामा प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में जारी किया गया था। कुछ नहीं था, ये पूर्वांकलन करना था, जो आने वाली समय की अर्थव्यवस्था है उसका पूर्वांकलन करना था, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो 5 सालों के लिए आती है, भारत के अंदर अभी तक वार्षिक योजनाएं 7 आ चुकी हैं और 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। भारत हमने 12 ही पंचवर्षीय योजना पढ़नी है, और ज्यादा उसमें कुछ नहीं पढ़ना। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ फैक्ट भी देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैंने इसके अंदर वो डाटा भी रखा है जो इससे नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक थी, लेकिन बीच में ही इसको समाप्त कर दिया जाता है, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन करके इन सारी योजनाओं को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है।
जो पहले काम देखिए पंचवर्षीय योजनाएं करती थी, अब वो काम करती है नीति आयोग। नीति आयोग हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं कुछ प्लान बनाती थी, लेकिन नीति आयोग केवल थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि सोचने के रूप में काम करता है, सलाह देता है भारतीय सरकार को। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको ये 2 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी पता होना चाहिए। योजना आयोग आपके सिलेबस में भी दिया गया है, योजना आयोग का गठन कब किया गया, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद। दरअसल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो आई थी, वे योजनाएं बनाने का काम योजना आयोग का था और लागू कराने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद का था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इनसे। मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देता हूं ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए, क्योंकि योजना आयोग तो वैसे भी आपके सिलेबस में है ही, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। सबसे पहले योजना आयोग की बात करते हैं तो इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट करके चलेंगे आप। एक गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि संविधान में कहीं भी इसका व्याख्यान नहीं किया गया, किसी भी अनुच्छेद के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हो चुका है, ये मैंने अभी बताया ही था आपको। अब देखिए योजना आयोग नहीं है, प्लानिंग कमीशन जो है वो नहीं है, इसकी जगह कौन है, तो नीति आयोग। इसके सदस्यों की बात करेंगे तो एक इसका अध्यक्ष होता है, उसके बाद एक ही इसका उपाध्यक्ष होता है, एक मंत्री और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हो कि 3 और 4 7 इसके सदस्य होते हैं, कुल सदस्य। अध्यक्ष इसका कौन होता है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री होता था, क्योंकि अब ये नहीं है। ये सारी योजनाएं थामे ही पढ़ेंगे, एग्जाम के अंदर हैं जरूर, लेकिन अब ये मतलब लागू नहीं होती। अब ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, योजनाएं भी और योजना आयोग भी। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नॉर्मल सी बात है, वो प्रधानमंत्री थे और इसको बनाया गया था कब, 1950 में। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नॉर्मली आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो भी आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने ही इसको समाप्त कर दिया था, तो इसी के अध्यक्ष भी यही थे। प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलजारी लाल नंदा जी थे और ये इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए योजना पढ़ने से पहले। सिलेबस में केवल योजना आयोग है, ये नहीं है, लेकिन ये भी आप पढ़ लोगे तो आपको हेल्प ही होगी, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अध्यक्ष इसके भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री ही इसके भी अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। हालांकि देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जब से नीति आयोग बना है तब से राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म करने के बारे में काफी बार कहा जा चुका है, और इसकी अंतिम बैठक भी देखिए 2012 में ही हुई थी। 2012 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है तो उसी के पर्पज से इसकी अंतिम बैठक भी होती है। तो यदि आपसे कभी राष्ट्रीय विकास परिषद की अंतिम बैठक भी पूछ लेता है तो वो भी आपने बतानी है। अंतिम बैठक 2012 में हुई थी, उसके बाद इसकी अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। हालांकि अब इसका कोई खास काम नहीं रहा है और इसीलिए इसको खत्म करने की भी बात कही जा रही है। आगे बात करें, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए एक तो ये गैर संवैधानिक है और उसके संवैधिक निकाय भी नहीं है, यानी कि इसको किसी संसद के बिल के द्वारा भी नहीं बनाया गया था। तो ये दोनों ही नहीं है, ना तो गैर संवैधानिक है, मतलब कि संवैधानिक भी नहीं है और संवैधिक भी नहीं है। संवैधानिक संविधान के अंदर कहीं पर भी इसका व्याख्यान नहीं किया गया है और संवैधिक भी नहीं है, यानी कि संसद के द्वारा कानून द्वारा इसको नहीं बनाया गया। तो दोनों प्रकार से नहीं है, इसलिए इसको खत्म करने की बात भी कही जा रही है। योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन, मैंने अभी बताया जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं उनका अनुमोदन इसी के द्वारा दिया जाता है, यानी लागू करने का काम एनडीसी का ही था। योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं, कोई खास नहीं है, स्किप कर सकते हो आप। सदस्यों की बात करें तो आज भी इसके सदस्य पूछे जाते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री जी होंगे, जो भी वर्तमान में होंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, भविष्य में कोई और भी हो सकते हैं और उससे पहले कुछ और भी रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, योजना आयोग के सभी सदस्य,
जितने भी योजना आयोग में सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के जितने भी प्रशासक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी हमारे 28 राज्य हैं उन सब के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, जो कैबिनेट होता है ना केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो आपको कितना मिलता है लोकसभा की सीटों का, लोकसभा सीटों का 1/15% मिलता है। यानी कि जितनी सीटें हैं तो कैबिनेट, जितना भी कैबिनेट होता है वो सब इसके सदस्य होते हैं। राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर पूछा जाता है, स्टेटमेंट देता है। 4 स्टेटमेंट में आपको छांटनी होती है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। टाइम तो जरूर लगेगा आपका, लेकिन ये जो योजनाएं हैं मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो यहां से स्टार्ट हो जाती हैं आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में मैंने सारे पॉइंट वैसे लिख दिए हैं ताकि आपका समय खराब ना हो और बहुत जल्दी से आप इनको समझ भी लो। तो वीडियो मैं बहुत छोटी ही बनाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं अभी तो कितनी बनेगी, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम से कम समय में मैं सारी चीजें आपको समझा दूं। देखिए इसका टाइम पीरियड जो होता है 1991 से स्टार्ट होता है और 1956 तक। क्योंकि 5 वर्ष की थी इसलिए कार्यकाल 5 वर्ष का ही रहेगा, लेकिन कुछ योजनाएं आने वाले जब मैं आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तब तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ योजनाएं समय से पहले भी खत्म हुई है। मॉडल जो था हैरम डोमर के पर आधारित था, यानी कि ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनका मॉडल तैयार किया था। वृद्धि दर लक्ष्य ये जीडीपी पर निर्धारित होता था। जो जितनी भी हमारे देश की कमाई होती है, जीडीपी होती है, उस पर निर्धारित होता था। लक्ष्य रखा गया था 2.1%, जीडीपी का 2.1% रखा गया था और 3.6% इसने वृद्धि कर ली थी। यानी कि ये कहें कि लक्ष्य से ज्यादा वृद्धि की थी, यानी कि सफल रही थी ये योजना। बल दिया गया था, बल पूछा जा सकता है आपसे, उद्देश्य पूछा जा सकता है, उद्देश्य और लक्ष्य पूछा जा सकता है। लक्ष्य क्या था, तो तीनों पॉइंट यहां बल से ही लिखे जाते हैं। लघु उद्योग एवं कृषि पर बल दिया गया था। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था या किस चीज पर बल दिया गया था, किस चीज का लक्ष्य रखा गया था। कार्य की बात करें तो यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम बांध परियोजना बनती है, हीराकुंड डैम परियोजना और मैटूर। मैटूर आपको कावेरी नदी पर मिलेगी, तमिलनाडु के अंदर मिलेगी, और हीराकुंड बांध आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा महानदी पर। तो ये पॉइंट आप साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताकर चलूंगा। भाखड़ा नंगल डैम आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा और ये मिलेगा आपको सतलुज नदी पर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये इंपॉर्टेंट है, जब भी योजनाएं पूछी जाती हैं। भारत की सबसे पहली सामुदायिक विकास योजना कौन सी थी, तो ये कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल जो रहा है 1956 से 1961 तक रहा है। मॉडल था प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर। इनको पीसी महालनोबिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। मॉडल इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका मॉडल किस पर निर्धारित था या आधारित था। आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 4.5% रखी गई थी। ये मैं फिर बता देता हूं, कुछ जीडीपी के आधार पर रखी गई थी और इसने जो लक्ष्य प्राप्त किया था 4.2 प्राप्त किया था, यानी कि ये अपनी वृद्धि नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा कम रह गई थी, जिसकी वजह से ये असफल मानी जाती है। बल की बात करें, यानी कि जो और उद्देश्य या लक्ष्य इसका रखा गया था, भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। भारत के अंदर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था और यहाँ पर आता है आपका राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना होती है। राउरकेला की बात करेंगे तो राउरकेला मिलने वाला है आपको उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा जो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। भिलाई मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, ये रूस की सहायता से बनाया गया था। और दुर्गापुर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, और ये बनाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। तो ब्रिटेन की सहायता से ये बनाया गया था। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। मैंने एक्स्ट्रा बताया कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता के चलूंगा जो भी हो सकेगा। घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क लगाया गया था। यानी भारत के अंदर देखिए पहले अंग्रेजी टाइम पीरियड में जो भी आयात होता था उस पर शुल्क नहीं था। तो यहां से स्टार्ट होती है आयात पर शुल्क। जो भी कोई चीजें भारत के अंदर आएंगी तो उस पर शुल्क लगाया जाने लगा। कारण सिर्फ ये था घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए।
भाई ऐसा ना हो कि दूसरे उद्योग भारत के अंदर आकर अपनी पकड़ बना ले और भारतीय उद्योग पिछड़ जाएं, भारतीय पिछड़ जाएं, तो उससे भी भारत को नुकसान होने वाला था, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला था, इसीलिए आयात पर शुल्क लगाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक आती है। मॉडल रहा है जॉन सैंडी। सुखमय चक्रवर्ती और प्रदर्शन योजना के मॉडल पर यह आधारित थी। मॉडल कभी भी पूछा जा सकता है, मॉडल पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस मॉडल पर आधारित थी, इसका मॉडल जो था वो किसने तैयार किया था, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। वार्षिक वृद्धि दर मैंने फिर बता देता हूं आपको कि जीडीपी पर ही निर्धारित होती है। जीडीपी का कितने परसेंट रखा गया था, तो 5.6% रखा गया था, लेकिन इसने प्राप्त कितना किया था, 2.5%। तो देखिए ये योजना एक ऐसी योजना थी जो सबसे कम वृद्धि दर पाने वाली योजना थी। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है, उस योजना का नाम बताइए जिसने सबसे कम वृद्धि दर प्राप्त की थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारण क्या रहा है, असफल रही है। तो असफलता के मुख्य कारण रहे हैं भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत पाक युद्ध, 1965 ईस्वी में 2 युद्ध भारत ने एक साथ ही लड़े हैं, इसी योजना के मध्य लड़े हैं, इसलिए ये योजना सक्सेसफुल नहीं हो पाई और बीच में ही समाप्त कर दी गई। तीसरा इसका कारण रहा था कि लगातार 2 साल तक भारत में काफी सूखा पड़ा था, और चूंकि ये कृषि पर बल दिया गया था, ये भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वह योजना का नाम बताइए जो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। क्योंकि कृषि पर निर्भर थी, सूखा पड़ने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा गिरावट आई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये योजना सबसे कम वृद्धि दर पर रही, सबसे ज्यादा असफल योजना यही रही है। कारण युद्ध रहता है और भारत पाकिस्तान युद्ध। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर पाक के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर, तो ये नाम याद रखना है। और यहां पर इसके अपोजिट भारतीयों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम आ जाता है रीडल ऑपरेशन। रीडल, तो इसके अगेंस्ट चलाया गया था, यानी ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है पाकिस्तानियों ने भारतीयों के लिए चलाया गया था, कश्मीर के कुछ हिस्से को घेरना चाह रहे थे। उसी के अपोजिट भारत में भारतीय सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन रीडल। कार्य की बात करें तो वार्षिक योजनाएं चलाएगी। वार्षिक योजनाएं देखिए 3 वार्षिक योजनाएं चलाएगी, क्योंकि इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी, क्योंकि भारत चीन युद्ध लड़ा, उसके बाद पाक युद्ध लड़ा, जिससे आर्थिक स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी भारत की। तो यहाँ पर 1-1 वर्ष की योजनाएं चलाएगी, ना कि 5 वर्ष की योजनाएं चलाई गई। और ये स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1966 से, और उसके ये जाती हैं 1969 तक, यहां तक जाती हैं। और इनको नाम दिया जाता है योजना अवकाश, या तो योजना अवकाश के नाम से जानी जाती हैं या प्लान हॉलीडे के नाम से ये जानी जाती हैं। इन योजनाओं को लागू करने का सुझाव दिया गया था। उपाध्यक्ष जो थे वर्तमान में, जैसे मैंने बताया कि एक अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, और दूसरा योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे DR गॉडगिल। इनके द्वारा ये इसका दिया गया था कि आप पंचवर्षीय योजना मत लाइए, आप 1-1 साल का प्लान लाइए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब चल रही है। इन तीनों योजनाओं का टाइम पीरियड की बात करूं तो 1966 से 67 तक जाता है, 67 से 68 तक जाता है, और यहाँ पर 68 है, 68 से 69 तक जाता है। उद्देश्य था खाद्यान्न संकट, क्योंकि कृषि पर बल दिया गया था और कहीं ना कहीं खाद्य संकट था ही था। खाद्य संकट को दूर करना था, और जब ये दूर नहीं हो पाता, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, दरअसल यहाँ पर जैसे ही युद्ध होता है तो भारतीय खाद्य संकट जो काफी चरमरा जाता है, और भारत अमेरिका से हेल्प लेना चाहता है कि हमें कुछ बीज या कुछ मतलब गेहूं वगैरह दे दीजिए ताकि हम अपने इस खाद्यान्न संकट से निपट सके। लेकिन अमेरिका साफ साफ मुकर जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर होती है हरित क्रांति स्टार्ट, और हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है 1966-67 में होती है भारत से। लेकिन विश्व स्तर पर जो शुरुआत होती है, विश्व स्तर पर 1960 से हो जाती है, और ये स्टार्ट होती है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हरित क्रांति आपके एग्जाम में है भी वैसे भी, तो इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तीसरी योजना के बाद चौथी योजना आ जाती है, चौथी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो
1969 से रहा है, यानी कि 1969 से लेकर 1974 तक रहा है। मॉडल किसने दिया था इसका? तो एलन मान्य के द्वारा दिया गया था और अशोक रुद्र के द्वारा ये मॉडल दिया गया था, जो आपको पता होना चाहिए। मॉडल मैं सभी के बता रहा हूं क्योंकि मॉडल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो पैट के एग्जाम के लिए। लेकिन यदि आप किसी और एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं जहां पर योजनाएं पूछी जाती हैं, तो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी देखिए योजनाएं पूछ रहा है, अभी ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें योजनाएं पूछी जा रही हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वृद्धि दर जीडीपी पर रखी गई थी 5.5%, और ये इसने प्राप्त किया था केवल कितना 3.6%। कारण क्या रहा था? असफल रही थी ये योजना। कारण रहा था भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वाला। देखिए इससे पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ, 71 में हुआ, और उसके बाद होता है 1999 ईस्वी में, जो कारगिल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों युद्ध आपने याद रखने हैं, कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है। यहां क्या स्थिति बनी थी भारत पाकिस्तान? दरअसल भारत सीधा सीधा पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहता था। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को पृथक राष्ट्र के रूप में दर्जा नहीं दे रहा था। दरअसल बांग्लादेश जो है 1971 तक आते आते, जब से 1947 से लेकर 1971 तक आते आते, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो आधिपत्य था बांग्लादेश के ऊपर, उससे निजात पाना चाह रहा था, यानी कि मुक्त राष्ट्र के रूप में दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। इसी जो आक्रोश को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना के द्वारा यहां पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन का नाम था सर्च लाइट। ध्यान रखना, ये ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया। इसके अगेंस्ट लाइट, एक मिनट और लिख देता हूं, लाइट। इसके अगेंस्ट भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना का जो ऑपरेशन था ये था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो भारतीय सेना का जो नौसेना के द्वारा चला गया ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये चीज आपने याद रखनी है। केवल इतनी हेल्प करना चाह रहा था भारत कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो मुक्त राष्ट्र के रूप में दर्जा पा ले, और उसने पाया भी। और 1971 में ही भारत ने इसको आजादी दिलवा दी पाकिस्तान से, और ये एक मुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है आजकल। दूसरा कारण रहा था, यहाँ पर भारत ने थोड़ी सी दयालुता दिखाई थी, और यहाँ पर बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर आने लगे थे। ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा था। तीसरा कारण रहा था मौसम की प्रतिकूलता। इससे पहले मैंने आपको बताया सूखा पड़ा था, और यहाँ पर भी मौसम इतना अच्छा नहीं रहा था, जिससे फसल वगैरह अच्छी नहीं हुई थी, और काम वैसे उद्योग वगैरह भी ठप हो गए थे। तो इसकी असफलता का कारण मैंने आपको बता दिया, भारत पाकिस्तान और शरणार्थियों का आगमन। कार्य क्या हुआ है यहाँ पर? हरित क्रांति से जोड़ा गया। तो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किस योजना को मतलब किस योजना को हरित क्रांति, या हरित क्रांति को किस योजना से जोड़ा गया, तो चतुर्थ योजना से, यानी कि चौथी योजना से जोड़ा गया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये अभी आपका देखिए जो उत्तर प्रदेश लेखपाल है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि जो प्राइवेट बैंक थे उसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी जो हो जाएगी वो भारत सरकार की हिस्सेदारी थी। इसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक एक प्लान चलाया जाए, प्लान नहीं कह सकते, परीक्षण किया जाता है, परमाणु परीक्षण। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जो आपको पता होना चाहिए। कभी भी एग्जामिनर यदि पूछता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कौन सा था, तो वो बताना है आपने 1974 का, जैसलमेर राजस्थान में हुआ था, और नाम दिया गया था इसको स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद आ जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवें पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था 1974 से लेकर 1978 तक रहा था। एकमात्र ऐसी योजना जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो होगा, अब जहां तक 1947 से 1974 तक जो सत्ता थी उसका परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। 1974 तक जो सत्ता रही है कांग्रेस के पास रही है, और अब जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी। तो 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, और ये देखिए 1979 की बजाय इस योजना को उससे पहले ही खत्म कर देती है 1978 ईस्वी में। इसको बंद कर दिया जाता है। कारण केवल सत्ता का रहा है कि हम ये योजना नहीं चलाना चाहते, हम कुछ और प्लान लेकर आएंगे, ये रहा था।
इसको जो मॉडल दिया गया था, ये मॉडल था मॉडल डीपी धर के द्वारा दिया गया था। तो डीपी धर कमीशन आपने सुना भी होगा, धर आयोग के नाम से जाने जाते हैं, काफी फेमस व्यक्ति रहे हैं ये भी। इसी के मॉडल पर आधारित था इस वाली पंचवर्षीय योजना का मॉडल। वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर थी 4.4 और प्राप्त की थी 4.8, यानी थोड़ी बहुत सफल मान सकते हैं इस योजना को, लेकिन इतनी सफल नहीं थी। बल दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है, गरीबी उन्मूलन पर जोर किस योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य क्या थे? 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कारण था सिर्फ ये कि 1977 में भारतीय जनता पार्टी आती है, इसको समाप्त कर देती है समय से पहले ही। तो 77 से लेकर 79 तक एक योजना आती है 1 वर्ष की। मैंने इससे पहले ही बताया आपको, तीसरी योजना के अंदर भी ऐसा प्लान चलाया गया था। और उसके बाद 1979 से 80 तक दूसरी 1 वर्षीय योजना आती है, जिसको अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। अब ये सबसे ज्यादा, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट यही है, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो है ये कब आता है। तो ये टाइम पीरियड याद रखना, रोलिंग प्लान के रूप में हम जानते हैं 1978 से लेकर 1980 तक जानते हैं रोलिंग प्लान को। 2 पंचवर्षीय योजना, इससे पहले मैंने पंचवर्षीय नहीं सॉरी 1 वर्ष की योजना, इससे पहले मैंने आपको बताया तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक प्लान आए थे, यहां पर 2 वार्षिक प्लान, तो 3 और यहां तक हो चुके हैं 2 5 हो चुके हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि 7 1 वर्षीय प्लान आए थे, तो अभी 2 और आगे आने वाले हैं, वो आ जाएंगे 90 के दशक में। तो रोलिंग प्लान कब आता है? तो 1978 में आता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के मध्य आता है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बताया कि इस योजना में सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला पॉइंट है। देखिए इसका श्रेय किसको जाता है? ये जो अनवरत प्लान है इसका श्रेय जाता है डीटी लक्कड़वाला को। डीटी लक्कड़वाला इसको लागू करते हैं, लेकिन इसका प्रतिपादन जो या ये सलाह देते हैं, एडवाइजिंग जो देते हैं, वो देते हैं गुन्नार मिर्डा। तो इनके द्वारा दिया जाता है। लेकिन 1980 में देखिए फिर सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये जो 1 वर्ष के प्लान बनाए जा रहे थे, इनको फिर बीच में समाप्त किया जाता है, यानी रोलिंग प्लान को बंद कर दिया जाता है और फिर दोबारा से पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की जाती है। सामाजिक विनिकी योजना 1978 में राष्ट्रीय कृषि, डबल 2 बार लिखा जा चुका है, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर 1976 ईस्वी में सामाजिक विनिकी योजना चलाई जाती है। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी जा चुकी है, सामाजिक विनिकी योजना कब आती है? तो इसका टाइम पीरियड याद रखना 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाती है छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए थोड़ा सा समय तो ज्यादा लग रहा है वीडियो में, लेकिन आप थोड़ा सा सफर करके बैठे रहिए, यानी थोड़ा सा पैसेंस रखिए ताकि आप सारी चीजों को अच्छे समझ सके। मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यदि पंचवर्षीय योजनाओं से बनता है तो वो छूटे ना बस। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो कार्यकाल रहा है 1980 से लेकर 1985 तक। मॉडल इनके द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने अनवरत प्लान का सलाह दी थी उन्हीं के द्वारा। एकमात्र योजना जो है ये योजना 2 बार तैयार की गई थी। कारण इसका क्या रहा? फिर यही सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस का और इसका। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हो, इसमें कोई आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 5.2 रखी गई थी, जिसमें प्राप्त की गई थी 5.7, थोड़ी सी ज्यादा प्राप्त कर ली थी, यानी कि ये भी सफल मान सकते हो आप योजना। बल दिया गया था, उद्देश्य या नारा भी कहा जाता है, तो आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। कार्यों की बात करें 15 अप्रैल 1980 को फिर दोबारा से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 6 बड़े बैंकों का, इससे पहले देखिए चौथी जो 4th नंबर की प्लानिंग कमीशन था, सॉरी योजना थी, उसके द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यहां पर छठी में उसके बाद फिर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है और 1 बार 2019 में भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है। मूल्य निरंतरण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, तो ये पॉइंट पूछा जाता है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस योजना में होती है? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेहरूवादी समाजवाद का अंत किस योजना के बाद होता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के बाद होता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी के द्वारा देखिए बहुत बड़ी मात्रा में एक नसबंदी प्रोग्राम चलाया जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाता है।
तो ये भी कौन सी योजना आ जाएगी, छठी पंचवर्षीय योजना। और यहीं पर होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन किया जाता है, 1982 ईस्वी में। और ये क्या था, ये एक कृषि बैंक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंक बनाया गया था, जो कृषि के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है, डायरेक्ट लोन नहीं देता, इसको भी पढ़ेंगे। और इस बैंक की सिफारिश किसने की थी, शिवरमन समिति ने। बैंकों का पोर्शन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंक, उसी में हम इसको भी पढ़ लेंगे और वहां मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसके बारे में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में अब थोड़े थोड़े पॉइंट कम होते चले जाएंगे, इतना ज्यादा नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा है 1985 से 1990 तक, 5 वर्ष का ही रहा है। पूछा जाता है प्रणब मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि मॉडल पूछेगा महालेनोबिस्की का पूछेगा या प्रणब मुखर्जी का मॉडल पूछेगा आपसे। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें 5.4 रखी गई थी और प्राप्त इतनी कर ली थी, यानी सफल मानी जाएगी, सफल थी ये सातवीं पंचवर्षीय योजना। बल दिया गया था अर्थव्यवस्था पर, इसे स्किप कर सकते हो, नहीं पूछा जाता इतना। कार्य की बात करें तो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, अभी देखिए मैंने आपको बताया तीसरी पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद आ जाएगी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद आ जाएगी सातवीं पंचवर्षीय, यानी 2-2-2। हर 2 वर्ष पंचवर्षीय योजना के बाद आपका 1 वर्षीय प्लान आता है, यहां पर आ जाता है 1991 में और 1992 में। कारण क्या रहा है कि भारत के अंदर जो था मुद्रा भंडारण, जिसको आप फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट बोलते हो, वो बहुत डाउन हो गया था। जैसा अभी आप देख रहे हो श्रीलंका की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, उसके पास विदेशी मुद्रा भंडारण बिल्कुल भी नहीं है। भारत की भी यहाँ पर यही स्थिति आ गई थी, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और एक वार्षिक योजना, 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो कुल मिलाकर यहां तक हम कह सकते हैं 7 वार्षिक योजनाएं हो चुकी हैं इन पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में। मुद्रा भंडारण का संकट था, जिसके कारण हालांकि वृद्धि दर बढ़िया पकड़ कर ली थी इसने, लेकिन आर्थिक संकट था। और ये आर्थिक संकट कब आता है, तो ये 1990 के दशक में आता है, 90-91 में आता है। और यहीं पर होता है आर्थिक सुधार नीति। जो मनमोहन सिंह जी थे उस समय वित्त मंत्री थे, इन्हीं के द्वारा आर्थिक सुधार नीति को लाया जाता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है तो प्रणब मुखर्जी पूछे जाते हैं, या मुद्रा भंडारण। ये जो 2 वार्षिक पंचवर्षीय योजना चलाई गई, आर्थिक सुधार कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। मॉडल जॉन मुलर का था। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 5.6, जल्दी जल्दी करा देता हूं आपको, 6.7 तक पहुंचा था, यानी कि सफल रही थी। ये भी काफी सफल योजना रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। बल दिया गया था मुख्य रूप से कृषि और मानव संसाधनों पर। ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही एज इट पूछा गया है एसएससी के द्वारा। कृषि और मानव संसाधनों पर बल किस योजना के तहत दिया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। कार्य क्या था, मानव विकास को सभी विकास के प्रयासों का मूल किस योजना में कहा गया, तो ये योजना आ जाएगी 8वीं। ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ऐसे के ऐसे ही एज इट मैंने एसएससी के प्रीवियस पेपर से ही उठाए हैं। ये ऐसे के ऐसे ही एज इट पूछे गए हैं कि मानव विकास को सभी विकासों के प्रयासों का मूल किस योजना में कहा गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। या कृषि मानव संसाधन विकास पर बल किस योजना में दिया गया, 8वीं पंचवर्षीय। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये योजना आपको पता होनी चाहिए, काफी ज्यादा एग्जामों में पूछी जा रही है। रोजगार बीमा योजना 1993 दोनों के दोनों पीएम रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार बीमा योजना, ये दोनों योजनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी। उद्योगों का आधुनिकीकरण करना था, यानी जितने भी उद्योग थे हमारे, जैसे पहले चरखे से सूत काता जाता था, हाथ से सूत काता जाता था, उसके बाद मशीनें लगाई गई। कृषि में पहले हल से जुताई की जाती थी, उसके बाद फिर ट्रैक्टर यूज किए जाने, और ट्रैक्टर में भी आधुनिक उपकरणों का यूज करना था। तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, और इसका हेडक्वार्टर आपको जनेवा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है जो आपके पैड में पूछा जाने वाला है, और वैसे भी ना हो तो भी स्टैटिक में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में आता है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन भी मैं आपको आने वाले समय में करा दूंगा।
नेक्स्ट बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1957 से 2002 तक। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी पे वैसे भी जोर ज्यादा दिया जा रहा है इस सरकार में, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कौन सी योजना आई थी। तो ये नौवीं पंचवर्षीय योजना आती है। ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी, वृद्धि दर 3.5 थी, लेकिन देखिए काफी सफल योजना मानी जाती है नौवीं पंचवर्षीय योजना। इससे पहले 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ये सारी योजनाएं तकरीबन सफल सी ही मानी जाती है। 6.5 तक पहुंची थी। बल दिया गया था घरेलू मानव संसाधन, ये भी पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दरअसल अब इनमें आपको क्या चीज जाननी है, यहाँ पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं योजना से बल किन चीजों पर दिया गया, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया गया, मानव संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहेगा। मॉडल योजना आयोग के पत्र पर ही निर्भर नहीं कह सकते, पत्र पर ही आधारित था। 8% रखा गया था और 7.8%, यानी कि सफल नहीं रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर रही थी। बल दिया गया था, मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता को स्थापित करना था, यानी कि सभी तक वो संसाधन पहुंच जाएं, जल, पीने का पानी, खाद्यान्न, ये सारी चीजें, पक्की सड़कें वगैरह, जितने भी संसाधन है वो सभी को प्रोवाइड हो जाएं, इस पर जोर दिया गया था। सभी गांवों को 2022 तक पीए जल उपलब्ध कराना था, तो इसमें एक लक्ष्य रखा गया था, सभी गांवों को 2022 तक पीए जल, जो पीने वाला पानी है, वो उपलब्ध कराना था। तो एग्जाम में यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन बनाता है कि उस योजना का नाम बताए जिसमें 2012 तक सभी को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना था, तो योजना हो जाएगी 10वीं। वैसे आपको एक चीज और बता दूं, हर घर जल का जो लक्ष्य रखा गया, स्वच्छ पानी के पीने का जो लक्ष्य रखा गया है, वे रखा गया है 2024, यानी कि सभी के घर तक हो जाएगा पानी पीने का पानी प्रोवाइड हो। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 55 लीटर का रखा गया, 55 लीटर जल प्रत्येक को पीने का मिलेगा। और इसमें प्रथम राज्य जो रहा है, जिसने इस अचीवमेंट को पहले ही प्राप्त कर लिया, अभी 2024 दूर है लेकिन उससे पहले ही अचीवमेंट कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका गोवा। गोवा के बाद देखिए पुडुचेरी भी है, तेलंगाना भी है, और पंजाब ने भी देखिए अभी 2022 में इसके लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कार्य इसमें कुछ नहीं है, बस इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे तो 7 से लेकर 12 तक आती है। मॉडल था सी रंगराजन, इंपोर्टेंट मॉडल है, ये पूछे जाते हैं। वार्षिक वृद्धि दर 9 रखी गई थी, प्राप्त की थी 8। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए आज तक भी किसी भी 11, अभी देखिए मैं आपको 10 पंचवर्षीय योजना पढ़ा चुका हूं, किसी भी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 9 नहीं रखी थी और ना ही कोई 8 तक पहुंची थी। हालांकि ये देखिए अपनी वृद्धि दर को प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि दर इसने प्राप्त कर ली थी। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि किस योजना में सबसे ज्यादा वृद्धि दर प्राप्त हुई है, तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। बल दिया गया था तीव्रतम समावेशी विकास और शिक्षा पर बल दिया गया था, दोनों चीजों पर, समावेशी विकास और शिक्षा पर। शिक्षा के लिए देखिए 2009 में यहां पर एक अधिनियम लाया जाता है जिसे शिक्षा का अधिकार नियम कहा जाता है, लागू होता है 2010 में। 6 से 14 वर्ष तक के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया था, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान संशोधन किया गया, 21 कै जोड़ा गया भाग 3 के अंदर। इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया कि एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और उसकी उम्र 6 से 14 हो जाएगी। उसके बाद 2009 तक सभी को स्वच्छ और पेय जल प्राप्त करने पर बल दिया गया। देखिए इससे जो पहली योजना आई थी उसमें 2012 तक सभी को कहा था, लेकिन इसमें ये लक्ष्य रखा था कि हम 2009 तक, 12 तक तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, उससे पहले ही हम सभी को पेय जल प्राप्त करा देंगे। पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक असमान था, जो जेंडर गैप है उसकी असमानता को कम करना था, और पर्यावरण कहीं ना कहीं जो औद्योगिकरण से खराब हो रहा है उसको ठीक रखना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च
2017 तक। ये मैंने पहले भी बता दिया था, ये लास्ट योजना है इसलिए इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट होती है उसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। वृद्धि दर 8%, क्योंकि इसका आगे डाटा नहीं था इसलिए इसका आगे पूछा भी नहीं जाता। कारण क्या था, नीति आयोग आ जाता है, नीति आयोग, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो जाता है और इस योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया जाता है। बल किस चीज पर दिया गया था, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। देखिए इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर भी समावेशी विकास पर, लेकिन यहां पर जो है तीव्र धारणीय समावेशी विकास पर जोर, दोनों पे समान चीजें थी। कार्य की बात करें तो 50% ग्रामीणों को निर्मल ग्राम स्तर प्राप्त कराना था, यानी कि दर्जा देना था, और 90% भारतीय परिवारों को, जो परिवार है, पर्सन को नहीं, जनसंख्या को नहीं, परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था। तो ये इस 12वीं पंचवर्षीय योजना की कुछ क्वालिटी थी जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। बस लास्ट में जो रह जाता है इसका, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, बहुत छोटा सा पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग की जब मैं बहुत जल्दी करके समझा देता हूं क्योंकि वीडियो पहले ही काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। नीति आयोग की बात करें तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में रूपांतरण संस्थान के रूप में जानी जाती है, राष्ट्रीय भारतीय रूपांतरण संस्थान। गठन मैंने आपको बता ही दिया, अब तक तो याद भी हो गया होगा क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं। मुख्यालय आ जाएगा आपका दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी होंगे, वर्तमान में कौन हो जाएंगे तो पीएम मोदी जी हो जाएंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष। वर्तमान सीईओ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी आ जाएंगे। एक गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, यानी कि संविधान के अंदर नहीं कहीं पर भी इसका व्याख्यान किया गया। नॉर्मल रूप से कह सकते हैं कि इसको गैर संवैधानिक का दर्जा दिया गया है। नीति आयोग के सदस्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनेंगे अब। तो ये सब इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके सदस्य होते हैं। 5 पूर्वकालिक सदस्य, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने नीति आयोग के अंदर कितने पूर्वकालिक सदस्य होते हैं तो 5। और पादेन सदस्यों की बात करेंगे तो पादेन सदस्य होते हैं 4। और ये कौन होते हैं तो ये आपका जैसे गृह मंत्रालय आ जाता है उससे होते हैं, एक रक्षा मंत्रालय हो जाता है, वित्त मंत्रालय हो जाता है, और ग्रामीण मंत्रालय इसके अंदर आ जाता है। तो इन मंत्रालयों से होते हैं 4 पादेन सदस्य। जिन जिन के पास ये मंत्रालय होता है वे इसके सदस्य होते हैं। 4 पादेन सदस्य, 5 पूर्वकालिक सदस्य। काम इसका कुछ नहीं है, केवल चीजों को सोचना है, यानी कि बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करती है, पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करती है। योजनाओं को सोचती है, कार्यों को सोचती है और भारत सरकार को बताती है। उसके बाद भारत सरकार उसको माने या ना माने वो भारत सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन योजनाओं को लागू करने का काम नीति आयोग का नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे से आपकी समझ में आ गया हो, वैसे यहाँ तक आए हो तो समझ में आ भी गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर या कमेंट ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना है या नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।